हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। अब देखो इन्फ्रिंजमेंट क्या है। अगर मान लो कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट का अनऑथराइज्ड यूज कर ले, ठीक है, तो उसे हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम पेटेंट की टर्म में देखें तो इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है कि जो होल्डर ऑफ पेटेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो बना सकता है, यूज कर सकता है और सेल कर सकता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को। अगर कोई भी थर्ड पार्टी उसके किसी भी इन राइट्स में से किसी भी चीज को वायलेट करती है तो उसे हम कहेंगे इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, बहुत क्लियर है कि पेटेंट होल्डर के पास ही सारे राइट्स हैं। अगर कोई उससे वो राइट छीन लेता है मतलब वो इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, अब हम जुरिस्डिक्शन देखते हैं। अगर इन्फ्रिंजमेंट होती है तो हम किस किस कोर्ट के पास जा सकते हैं, कहाँ का वो कोर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट क्या क्या रेमेडीज दे सकता है, क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट के मायने हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 104 क्या कहता है? सेक्शन 104 कहता है कि कौन से कोर्ट के पास जो है हम ये लेके जाएंगे। तो कोर्ट नोट लेस देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर कोई भी कोर्ट जो है वो उसके पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्राई करने की। और प्लेस कहाँ होगा, कोर्ट कहाँ की होगी? जहाँ रेजिडेंस है, बिजनेस है, या फिर जहां पर इंफ्रिंजमेंट हुई है किसकी? डिफेंडेंट की, डिफेंडेंट ने की है। उसके बाद अगर मान लो एक एक इंसान है, ठीक है, इसका क्या है, इसका पेटेंट है, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट पे इसका पेटेंट है। तो एक दूसरा इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसका यूसेज कर रहा है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसने कर दिया इन्फ्रिंजमेंट का केस इस पे फाइल। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट का केस इसने फाइल कर दिया। उसने आगे से कुछ और कहा कि भाई ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, तो उसने क्या कर दिया, काउंटर क्लेम कर दिया कि भाई मैं तेरा ये जो जो तू कह रहा है ना कि मैंने इन्फ्रिंजमेंट करा है, मैं इसको नहीं मानता, और इसके अगेंस्ट में उसने एक काउंटर क्लेम कर दिया। तो अगर कोई ऐसा काउंटर क्लेम है जो इसके इन्फ्रिंजमेंट के क्लेम को इनवैलिडेट कर रहा है तो कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। ठीक है, लिमिटेशन कितनी है? 3 साल तक। इन्फ्रिंजमेंट के 3 साल तक जो है ये केस फाइल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन फाइल करेगा। कौन फाइल? सबसे पहले पेटेंटी अंडर सेक्शन 48। ये क्या कहता है? थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड है कि वो यूज कर सके, बना सके या सेल कर सके किसी भी प्रोडक्ट को, इसीलिए पेटेंटी के पास राइट है। उसके बाद एक्सक्लूड कर सकते हैं हम लाइसेंसी। सेक्शन 109 कहता है कि लाइसेंसी के पास सेम राइट्स हैं जैसे पेटेंटी के पास हैं। तो अगर मान लो डैमेज होता है, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हो गया, अगेंस्ट वायलेशन हो गया, ये सारे राइट्स लाइसेंसी के पास भी हैं। ठीक है, तो पेटेंटी को हम डिफेंडेंट बना के और लाइसेंसी जो है, लाइसेंसी अगेंस्ट पेटेंटी भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया पेटेंटी ने कर दी कि भाई थर्ड पार्टी कर दी है, फिर लाइसेंसी की भाई पेटेंटी जो है वो वायलेट कर रहा है मेरे राइट्स को। कोई भी कोस्ट नहीं होगी जब तक अपीयरेंस नहीं होती और दोनों जो है वो पार्टी टू सूट नहीं होते। फिर अगर मान लो कंपल्सरी लाइसेंस है अंडर सेक्शन 110 जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो सबसे पहले पेटेंटी के पास जाएगा। ठीक है, पेटेंटी के पास जाएगा, पेटेंटी कहेगा कि भाई इन्फ्रिंजमेंट है। अगर मान लो वो रिफ्यूज कर देता है या नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर वो रिफ्यूज या नेग्लेक्ट कर देता है उसकी बात सुनने को कि भाई ये जो है ये इन्फ्रिंजमेंट है, जो तू कंपल्सरी लाइसेंस मांग रहा है और जो तूने कंपल्सरी लाइसेंस ले लिया है, तो अगर 2 महीने तक कुछ नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको शुरू कर सकता है। पेटेंटी यहाँ डिफेंडेंट होगा, पर जब तक अपीयरेंस नहीं होती और पार्टिसिपेशन नहीं होती उसकी, तब तक कोई भी कोर्ट जो है वो कोर्ट उन्हें ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। यूजुअली तो जो प्लेंटिफ होता है उस पे होता है। ठीक है, जो सेक्शन 104A है, 104A क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आइडेंटिकल प्रोडक्ट है या फिर मैटर है या फिर कोई प्रोसेस है बनाने की या
बनाने की या मैन्युफैक्चर करने की किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर रीजनेबल केयर और एफर्ट लगा के ये हमने असरटेन कर लिया कि प्रोसेस कौन सा यूज हुआ है, या तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट क्या है कि नए प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस कौन सा यूज हुआ है, तो ये शिफ्ट किस पे हो जाती है, डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लो ए है, ए का एक सर्टेन प्रोडक्ट था ये, ठीक है। बी है, ए ने इसको एक स्पेसिफिक टेक्निक से बनाया था, लेट से वो स्पेसिफिक टेक्निक थी ये, ठीक है। बी ने सेम आइडेंटिकल ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट बना लिया है, किस टेक्निक से, लेट्स से कि टेक्निक इससे, ठीक है। तो बी ने अलग टेक्निक से एक ऐसा ही प्रोडक्ट बना लिया। अब वैसे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्लेंटिफ पे होता है। यहाँ ए प्लेंटिफ है तो वैसे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होना चाहिए था, ए पे होना चाहिए था, ठीक है। ए को प्रूव करना था। पर अब क्योंकि बी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है और बी कह रहा है कि मैं जो ये प्रोसेस ढूंढ के लाया हूँ, मैं नई प्रोसेस ढूंढ के लाया हूँ, तो अब शिफ्ट किस पे हो गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे हो गया। हालांकि ए को अगर अगर कोर्ट को ये प्रूव करना है, मतलब कोर्ट को ये विश्वास दिलाना ए का काम है कि जो बी का प्रोडक्ट है ना वो तो आइडेंटिकल है मेरे प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसीलिए ए का काम है कि बी का ये प्रूफ कराना कोर्ट में कि भाई जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, और अगर ये प्रूव करना है कि उसने अलग प्रोसेस ढूंढी है उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या सिमिलर प्रोसेस ये सिमिलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, बी पे होगा, ठीक है। ये सारी बात इस बात में कही गई है। कोर्ट नहीं चाहता कि कमर्शियल या मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स जो है वो उनको रिवील करना, अगर ये अनरीजनेबल है केस के लिए तो, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट हमने पढ़ा कि कौन, सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होएगी, ठीक है। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कम की नहीं होएगी, और अगर काउंटर क्लेम वाला केस है, अगर ये वाला केस है तो किसकी होएगी, हाई कोर्ट की होएगी। लिमिटेशन देखा। फिर हमने देखा कौन कर सकता है, कौन में पेटेंट ही कर सकता है, लाइसेंस ही कर सकता है, और कंपल्सरी लाइसेंस अगर किसी के पास है तो वो कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे, अगर मान लो कल को केस हो जाता है, ठीक है। केस किया, केस कहाँ होगा, कहाँ किया, फिर किसने किया, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की कौन प्रूव करेगा इस बात को, ठीक है। 3 क्वेश्चंस पढ़ लिए। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ में साथ में आता है एक साइंटिफिक एडवाइजर का रोल। कोर्ट क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है किसी भी सूट में, चाहे पार्टी ने अप्लाई किया है या नहीं किया, एक साइंटिफिक एडवाइजर को। और साइंटिफिक एडवाइजर क्या करेगा, वो इंक्वायर करेगा, सबकी क्या क्या चीजें हैं उसको इंक्वायर करेगा, और रिपोर्ट करेगा किस पे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और ओपिनियन पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है इंक्वायरी करेगा और उस पे एक रिपोर्ट देगा। रेम्यूनरेशन जो है वो कोर्ट फिक्स करेगा इस साइंटिफिक एडवाइजर के लिए, ठीक है। और फिक्स्ड, और जो भी डेली फी है, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ रिपोर्ट डायरेक्टली उसको देनी है या अगर डेली बेसिस पे फी देनी है, तो वो जो है वो कोर्ट दोनों चीजें फिक्स करेगा फॉर एनी डे। और साइंटिफिक एडवाइजर क्या है, उसे कोर्ट के सामने आकर बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो है मुझे लगती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया रिलीफ। रिलीफ 3 चीजें हो गई बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद, फोर्थ बात क्या आ गई हमारे पास, रिलीफ, ठीक है, कि मिल गया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कहाँ पे किया है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसने किया है, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जिसने की वो क्या प्रूव करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ देखा। उसके बाद क्या रिलीफ वो सीक कर सकता है, तो सेक्शन 108 कहता है कि वो सीक कर सकता है डैमेजेस, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट, और साथ में इंजंक्शन मांग सकता है कि भाई ये जो इन्फ्रिंजमेंट है ये और कंटिन्यू ना हो, ठीक है। साथ में अगर मान लो कोई इन्फ्रिंजिंग गुड्स या मटेरियल है, मतलब कुछ ऐसे गुड्स या मटेरियल है या कोई मशीनरी है जिससे ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है, उसे सीज किया जा सकता है।
ठीक है, हम छीन लाएंगे। फोर्टिफाइड उसको जो है एक रेस्ट्रिक्ट कर जा सकता है कि तुम इसको जो है वो यूज नहीं कर सकते, और डैमेज किया जा सकता है विदाउट कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो रिलीफ्स है वो मांगे जा सकते हैं। फिर सेक्शन 113 कहता है कि अगर मान लो सेक्शन 64 के रेवोकेशन के सूट को सरवाइव कर जाता है तो नया सूट सेम ग्राउंड पर जो है वो बन सकता है, और कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि सारी पोस्ट को वो किस पर दे। ठीक है, अगर मान लो क्लेम और विड्रॉन की कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो पोस्ट असाइन कर सकता है। फिर सेक्शन 111 कहता है कि कोई भी डैमेजेस या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट को छोड़ के कॉस्ट या इंजंक्शन तो दिए जा सकते हैं, पर डैमेजेस या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिए जाएंगे। किस किस केस में? अगर डिफेंडेंट अवेयर नहीं है और उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि ऐसा पैटेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये और इसमें हम पता है क्या कहेंगे कि जो यूज ऑफ पेटेंट है ना, या प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, या फिर कोई कोई और भी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अनलेस पेटेंट नंबर ना लिखा हो। ठीक है, अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे लिख दिया कि भाई ये पेटेंटेड है, या फिर कोई साइन लिख दिया, तो ये इनफ नहीं है जब तक इस पे पेटेंट नंबर ना लिखा हो। तो इसीलिए अगर मान लो डिफेंडेंट के पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि इस प्रोडक्ट पे पेटेंट था, तो उसके बाद उसको डैमेजेस या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। और ये जो पेटेंट है इस पे पेटेंटेड या कोई और वर्ड्स अगर लिखे हैं वो इनफ नहीं है, अनलेस पेटेंट का नंबर नहीं लिखा हुआ। फिर उसके बाद क्या आ गया? रिन्यूअल की फी जो है वो पे नहीं करी गई, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उसे अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, रिन्यूअल की फी क्या हो गई? मान लो पेटेंट है, ठीक है, पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो गया, एक सर्टेन टाइम के लिए है, उस टाइम लिमिट के बाद जो ये पेटेंट है ये क्या हो गया? ये एक्सपायर हो गया। अब उसने रिन्यूअल की फी देनी थी, उसके बाद ये टाइम लाइन आगे बढ़ती। ठीक है, पर उसने रिन्यूअल की फी जो है वो नहीं दी, तो आगे नहीं बढ़ी, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट अलाउ करेगा कि डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट देना या नहीं करेगा। फिर उसके बाद थर्ड आ गया कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जो यूज ऑफ इन्वेंशन है बिफोर स्पेसिफिकेशन, मतलब कि अगर मान लो जब हम पेटेंट रजिस्टर कराते हैं तो हमें स्पेसिफिकेशंस बतानी होती है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन से पहले ही जो है कोई इन्वेंशन को यूज कर रहा है, ठीक है, और रीजनेबल स्किल और गुड फेथ में जो है वो यूज कर रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे को नहीं पता था और मैं गुड फेथ में जो था और बहुत ही पहले से इसको यूज करता आ रहा हूँ। ठीक है, नॉट अफेक्ट इंजंक्शन इन एनी इन्फ्रिंजमेंट केस, पर इनमें से अगर कोई भी ग्राउंड है तो वो इंजंक्शन का जो ऑर्डर है उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है, इसमें क्या था? इसमें था कि इन्वेंशन स्पेसिफिकेशन जो है उसके अगेंस्ट जो है वो इन्वेंशन यूज होगी, पर रीजनेबल स्किल और गुड फेथ का जो है उसमें यूज किया था। अब क्या हो गया? अगर मान लो पार्शियल स्पेसिफिकेशन इन्फ्रिंज हुई है, उसमें कंप्लीट हो गई थी पर स्किल और गुड फेथ था। अब अगर मान लो पार्शियल स्पेसिफिकेशन की इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है तो भी सिर्फ इंजंक्शन दिया जा सकता है रिलीफ में, पर प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि गुड फेथ में यूज करी थी और उसके पास रीजनेबल जो स्किल और नॉलेज इसको यूज करने के लिए चाहिए वो है। ठीक है, और इसमें कॉस्ट डैमेजेस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट दिए जा सकते हैं, पर दे आर बेस्ड ऑन कोर्ट की अगर डिस्क्रिशन है तो भी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इन्फ्रिंजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो इन्फ्रिंजर है हम उसकी साइड से देखते हैं कि क्या सारा सीन है। अब देखो भाई, सेक्शन 105 कहता है कि अगर मान लो एक इन्फ्रिंजर है, वो प्रोडक्ट या प्रोसेस यूज कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस वो यूज कर रहा है, ठीक है, वो कोर्ट से डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट करता है कि भाई कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले वो पेटेंटी के पास जाएगा, फिर लाइसेंसी के पास जाएगा। अगर उन दोनों ने रिफ्यूज या नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है,
डिफ्यूज या नेग्लेक्ट कर दिया, उसके बाद उसने कोर्ट से जो है वो डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ वो इंफ्रिंजमेंट के अंडर नहीं आता। ऐसी डिक्लेरेशन कब नहीं मिलेगी, तब नहीं मिलेगी अगर कोई ऑलरेडी इंफ्रिंजमेंट का सूट है। ठीक है, तो प्लेंटिफ को कॉज देनी पड़ेगी एनी टाइम आफ्टर द ग्रांट, ग्रांट के बाद, और वैलिडिटी ऑफ क्लेम जो है वो डिपेंड करता है कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई अगर मान लो वो प्रोडक्ट या प्रोसेस शुरू से ही यूज कर रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोसेस शुरू से यूज कर रहा था, पेटेंटी के पास गया, लाइसेंसी के पास गया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बात नहीं सुनी। ठीक है, तो या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सूट है, अगर सूट चल रहा है तो इट्स ओके, तो वो सूट के बेसिस पे, सूट के डिसीजन पे बेस करता है। अगर मान लो कोई सूट नहीं चल रहा तो वो कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट को कहेगा जाके कि आप जो है वो डिक्लेरेशन दे दो। ठीक है, कि भाई ये जो है ये मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ और अब इसका पेटेंट जो है, इसका जो पेटेंट है सामने वाली पार्टी ने ले लिया है, तो मुझे जो है इससे इससे बाहर किया जाए और इसको मैं जो यूज करता हूँ उसको इंफ्रिंजमेंट नहीं मानना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सेक्शन 106 में थ्रेड्स। अगर मान लो पेटेंटी है या लाइसेंसी है, उसने सर्कुलर से, किसी डिक्लेरेशन से, एडवर्टाइजमेंट से, कम्युनिकेशन से, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल हो, थ्रेट कर दिया। ठीक है, कि भाई मेक वो यूज करेगा, सेल करेगा इंफ्रिंजमेंट का, तो वो जो है वो डिक्लेरेशन जो पर्सन है वो सीख कर सकता है कि भाई ये जो लाइसेंसी है या पेटेंटी है ये तो मुझे धमकी दे रहे हैं, और वो डिक्लेरेशन कह सकता है कि ये जो थ्रेट्स है, जो धमकियां है वो अनजस्टिफिएबल है, इनका कोई ग्राउंड नहीं है, इंजंक्शन मिल जाए इस थ्रेट के अगेंस्ट, कोई और थ्रेट ना कर सके, और अगर कोई डैमेजेस है तो वो क्लेम करे जा सके। अनलेस डिफेंडेंट प्रूव इन्फ्रिंजमेंट, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि इनवैलिड क्लेम है। ठीक है, जब तक डिफेंडेंट प्रूव नहीं करता कि भाई इन्फ्रिंजमेंट है, तब तक, ठीक है, मतलब जब तक डिफेंडेंट या तो ये प्रूव नहीं कर देता कि इंफ्रिंजमेंट थी, या पेट जो प्लेंटिफ है ये प्रूव नहीं कर देता कि इनवैलिड क्लेम है, तब तक ये तीन डिक्लेरेशन जो है वो सीख कर सकता है। मेयर डिक्लेरेशन की पेटेंट प्रेजेंस है वो यहाँ पर काम की नहीं है। फिर 107 में वो डिफेंसेस भी सीख कर सकता है अगर कोई उसको ज्यादा ही तंग कर दे। फिर सेक्शन 64 में ग्राउंड ऑफ रेवोकेशन आते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि स्पेसिफिक कंडीशंस है 47 की, उसके बेसिस पर रेवोकेशन मिल सकती है। अगर डेवलपमेंट के लिए मेक यूज या सेल करना है, गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, या थर्ड पार्टी जो है उसकी डेवलपमेंट कर रही है, तो जो है वो रेवोकेशन किया जा सकता है। फिर 107 ये क्या कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। कब इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? अगर मान लो ओनली फॉर डेवलपमेंट जो है उसका यूज किया गया, कोई भी लॉ या कोई भी कंट्री जो है वो रेगुलेट करती है पर डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया। और सेकेंडली क्या है, इम्पोर्ट किससे करा? ऐसे पर्सन से करा जो कि ऑथोराइज्ड था। ठीक है, तो अगर उस इंसान से जो है हमने इम्पोर्ट किया या फिर डेवलपमेंट के लिए यूज करा तो हम इसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आज हमने वीडियो में इन्फ्रिंजमेंट पढ़ा, हमने पढ़ा कौन से कोर्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, फिर हमने पढ़ा कि कौन फाइल कर सकता है, पेटेंटी, लाइसेंसी और कंपल्सरी लाइसेंस वाला। फिर हमने पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा, यूजुअली प्लेंटिव का होता है, पर 104 ए आ जाता है, और 115 में जो है वो साइंटिफिक एडवाइजर भी कर सकता है। उसके बाद हमने रिलीफ्स पढ़े कि क्या क्या रिलीफ जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे रिलीफ्स थे हमारे पास अवेलेबल। फिर ये तो हमने पढ़ लिया जिसके साथ इन्फ्रिंजमेंट हुई है, जो पेटेंट होल्डर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने देखा इन्फ्रिंजर का पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उसके तो कोई राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, उसके बेसिस पर हमने इन सारे सेक्शंस की डिटेल स्टडी करी। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।